कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं अमेरिका में पढ़ाई और बढ़ रही है कड़ाई। जी हां, क्योंकि अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है जिससे भारतीय छात्रों की मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। इनफैक्ट हर विदेशी छात्र वहां इस वक्त थोड़ा मुश्किल में नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय छात्रों की तो इन पर्टिकुलर, क्योंकि अमेरिका पढ़ाई करने जाने वालों छात्रों की संख्या अच्छी खासी है, लाखों में है। और हर साल कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो अमेरिका में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन अब अमेरिकी सरकार के कुछ फैसलों से अमेरिका में पढ़ाई करना तो मुश्किल हुआ ही है, पढ़ाई के बाद रुकना और रुककर नौकरी ढूंढना, जो कि एक प्रेफर्ड चॉइस होती थी इंडियन स्टूडेंट की अमेरिका में, उस पर अभी बड़ा आघात लगा है, बड़ी मुश्किलें आई हैं और अब ये थोड़ा टफ हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है। तो क्या हुआ है अमेरिका में, ये आपको बताएंगे। और अब भारतीय छात्रों के लिए वहां किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों वहां पर रुकना मुश्किल है, पढ़ाई के बाद नौकरी मिलना क्यों मुश्किल है, और ऐसे में वो स्टूडेंट्स, वो छात्र जो अमेरिका ड्रीम लेकर चलते हैं, अमेरिकन ड्रीम लेकर चलते हैं, वो क्या अमेरिका के अलावा कोई दूसरे विकल्प देख सकते हैं, या फिर अगर उन्हें अमेरिका ही पसंद है तो क्या चीज़ है जो उनके फेवर में जा सकती है और क्या उन्हें अड़चनें या बाधाएं पार करनी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका में इस वक्त हुआ क्या है जिसके लिए ये बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका में विदेशी छात्रों की दिक्कतें बड़ी हैं। ट्रंप प्रशासन एक के बाद एक काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहा है वहाँ पर। पढ़ाई के बाद अब यूएस में रुकना, देखिए एक तो है कि आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर, आपने एक डिग्री ली, लेकिन उसके बाद आप रुकते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं, वो मुश्किल हो गया है। अमेरिकी कांग्रेस में एक नया बिल आया है। बिल अभी रखा गया है, पास नहीं हुआ है, लेकिन उस बिल में ओपीटी को हटाने का प्रस्ताव दिया है। अब ये ओपीटी क्या चीज़ है, ये आपको समझाते हैं। ओपीटी यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि ओपीटी आपको अमेरिका में रुकने का ऑप्शन देता है। आपकी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद आप 1 साल अमेरिका में रुककर अपने लिए एक नौकरी ढूंढ सकते हैं। वो ऑप्शन आपको ओपीटी देता है। अब F1, M1, ये जो अलग अलग स्टूडेंट वीज़ा हैं, उन छात्रों में हड़कंप मच गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में बिल आ गया है कि ओपीटी को हटाया जाए। कितना आसान होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों में तो हड़कंप मच गया है। छात्र आनन फानन में नौकरियां तलाश रहे हैं ताकि उनको H1B वीज़ा मिल जाए और वो जैसे तैसे अमेरिका में रुक पाएंगे। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी थी कि वहां पर अचानक से वो जो इमिग्रेशन का नया लॉ आया, बहुत सारे लोग डिलीवरी कराना चाहते थे। उस लॉ को इंप्लीमेंट होने के पहले वो लॉ इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा बहुत दूर की बात, लेकिन लोगों को लगा कि 1 तारीख है और उसके पहले ही हमारा बच्चा डिलीवर हो जाए तो हम सेफ होंगे। लगभग वैसी ही स्थिति यहां पर बन रही है। तो जैसा मैंने कहा, ओपीटी से 1 साल तक रुकने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन इसमें आगे और सहूलियतें थी। क्या सहूलियत थी? 1 साल से तो कोई भी जो किसी भी डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहा है वो रुक सकता था, लेकिन यहां पर विदेशी छात्रों के लिए मुश्किलें और बढ़ी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो स्टेम छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ी है। STEM एक एब्रीविएशन, एक शॉर्ट फॉर्म है। क्या है इसका फुल फॉर्म? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन 4 स्ट्रीम में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको ओपीटी में 1 साल के ऊपर एक्स्ट्रा 2 साल मिलते थे और कुल मिला के वो हो जाएंगे 3 साल। तो 3 साल तक रुक सकते थे, नौकरी ढूंढ सकते थे, अमेरिका में ही रह सकते थे। लेकिन अब ये ऑप्शन खत्म होने जा रहा है, क्योंकि नया बिल जो आया है वो इसी ऑप्शन को रोकने और खत्म करने की बात कह रहा है। इस वक्त अमेरिका में करीब 3 लाख भारतीय छात्र मौजूद हैं और जिनमें से सीधे सीधे 1 लाख के पास ओपीटी का ऑप्शन था, वो उसके पात्र थे। लेकिन अगर इसके साथ कुछ दिक्कत होती है तो फिर इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, प्रॉब्लम होगी उन्हें। तो अब क्या अमेरिका पहले जैसा नहीं रह गया पढ़ाई करने के मामले में? वैसे इस तरह के नियम यूके जैसे देशों में है कि भैया आओ, पढ़ो और जाओ, रुकने का नहीं है यहां पे। या फिर आपके पास कोई ऐसी नौकरी है जो कि तुरंत मिल जाए आपको, मतलब आप पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढेंगे, वो ट्रांजिशन ये देश आपको अब नहीं देगा। ऐसी स्थितियां बन रही है। मिल जाती है हाथों हाथ तो अच्छी बात, नहीं तो फिर जाइए अपने घर, अपने देश वापस। इसके अलावा एक और चीज घटी है वहां पर, वो है छात्रों का डिपोर्टेशन किसी न किसी बहाने से। बहाने कैसे?
कि आपने वहां पर कोई छोटा मोटा अपराध किया हो, आपने लेन कटिंग कर दी हो, आपने सिग्नल जंप कर दिया हो, आपने ट्रैफिक का कोई दूसरा वायलेशन किया हो, ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई केस कभी आपके खिलाफ बना हो, ऐसे विदेशी छात्रों को नोटिस आ रहे हैं और उनके F1 वीजा को टर्मिनेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है हाथों हाथ आप जाइए इस देश को छोड़ के। तो कुल मिला के ट्रंप प्रशासन जो है वो बाहर से जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन पर काफी टफ हो गया है। अब ये छात्रों पे गाज गिर रही है। तो इसी पूरे मामले पे चर्चा करते हैं कि अब अमेरिका में पढ़ना कितना मुश्किल हो गया है और आगे से यहां क्या रास्ता है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं द विविड कंसल्टेंट के डायरेक्टर दर्शन शाह और गो स्टडी फ्री के फाउंडर महापवित्र सिंह आनंद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मैंने पूरी कहानी बताई, क्या हो रहा है इस वक्त अमेरिका में? थैंक यू विपिन जी। आपने जो कहानी बताई उसके बारे में आप जैसे बहुत बता रहे थे कि ये अभी बिल पास हुआ नहीं है, ये अभी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में और आइडिया जनरेशन में हो रहा है। तो आइडिया जनरेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन में यूएस के अंदर बिल पास करने के लिए 8 से 9 महीने या कभी कभी 2 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। तो ये जस्ट आइडिएशन स्टेज में है, तो बच्चे और स्टूडेंट को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि ये बिल डेफिनेटली पास होगा ही होगा। बिकॉज मेरी बात करूं, अब ट्रंप 1.0 के अंदर जब ट्रंप पहली बार जब आए थे तब उन्होंने ये ऐसा ही एक नया रूल्स लाया था कि हम वो H1B को खारिज कर देंगे। और 2008 की बात करो, जब आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइसिस था, उस टाइम भी यूएस गवर्नमेंट में ऐसे बहुत सारे बिल आए थे जहां पे F1 को खारिज करना था, OPT को भी करना था और H1B को भी करना था। लेकिन हमने देखा है कि 20 साल के अंदर ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं आया है जो ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कुछ भी चीज खारिज हो सकती है। दूसरी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा इसके अंदर कि इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएस इकोनॉमी में 44 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो 44 बिलियन तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो कोई भी प्रेसिडेंट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को गंवाने नहीं देगा। इन केस OPT का रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं तो शायद इंटरनेशनल स्टूडेंट कम जाएंगे, तो उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत से ज्यादा दबाव आएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रम्प 2.0 के अंदर ये रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा या ट्रम्प सरकार इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचेगी। बिकॉज मैं सभी बच्चे को और आपको भी बोलना चाहता हूँ कि ये जस्ट आइडिएशन स्टेज में है। आप ऑनलाइन देखोगे तो बिल पास करने में उसको प्रेसिडेंशियल में जाना पड़ता है, फिर हाउस में जाना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही वो बिल पास होता है। और पास होने के बाद भी एक टाइमलाइन दी जाती है कि 1 साल के बाद इंप्लीमेंट करेंगे या 2 साल के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। जी बिल्कुल। अब यहां पर दर्शन साहब सवाल ये आता है कि एक तो है कि आप लॉ बना दीजिए, सही बात आप कह रहे हैं कि लॉ का बनना बहुत दूर की कौड़ी है। वो जो पहले भी इमिग्रेशन लॉ की बात आई थी वो भी कोई आसान नहीं है कि वो कुछ ऐसा बना देंगे कि यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका हक अधिकार छिन जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि वो बिल कानून तो नहीं बना रहे, लेकिन ये करके कुछ कुछ चीजें ऐसी कर दे रहे हैं जिससे आपके लिए वहां पे रहना, आपके लिए वहां पर जो प्रोसेसेस हैं ये सारी वो कठिन हो रही है। जैसा मैंने एक दूसरा उदाहरण दिया कि बहुत सारे बच्चों को नोटिस मिल रहे हैं कि आपने लेन कटिंग कर दी, आपने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस करा बनाया है, आपने किसी दिन सिग्नल जंप कर दिया था, आपने कोई कैंपस में कभी कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को वहां का एडमिनिस्ट्रेशन निकाल रहा है और बच्चों को नोटिस जा रहे हैं कि आपका वीजा आज से तुरंत प्रभाव से रद्द और जाइए अपने घर। तो ये परेशान करने वाले टैक्टिक्स है। महापवित्र क्या चाहता है इस समय? वहां कुछ डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं क्या? इससे क्या फायदा होगा उनको? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? अगर मैं ये बात मानूं, दर्शन की जो बात बिल्कुल सही है कि लॉ बनना इतना आसान नहीं है, इसका मतलब आप भय का माहौल पैदा कर रहे हो। दूसरी जो छोटी छोटी जो दूसरी चीजें हो रही हैं कि आपको ये छोटे मोटे केसेस में आपको नोटिस भेज रहे हो, कह रहे हैं कि आपका वीजा रद्द कर रहे हैं, ये भी लगभग वही टैक्टिक है। क्यों ऐसा? तो विपिन जी आपने बहुत सही बोला, लेकिन यूएस में महापवित्र से ये सवाल है। देखिए, बेसिकली जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो टारगेट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो उनको वीक सेक्शन से है कि वो ज्यादा कुछ इस पे कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए उनको वापस भेज रहे हैं ताकि शुरू से ही वो एंटी इमिग्रेशन रहे हैं जो ट्रम्प के जो मैनिफेस्टो भी रहे इलेक्शंस में। इसलिए वो स्टूडेंट्स को वापस भेजते आ रहे हैं वीजा कैंसिलेशन करके, ताकि इमिग्रेशन कम होए यूएसए में।
हाँ, नहीं वो बात तो सही है महापवित्र साहब, लेकिन क्या इसके पीछे उनकी मंशा है? क्या वो अपना जो इलेक्शन का वादा है वो निभाना चाह रहे हैं, या वो अपने वोटर्स को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए मैंने कहा था कि आप ही के लिए अब सब कुछ होगा, तो मैं ना यहाँ पर H1B वीज़ा वालों को आराम से रहने दूंगा, ना मैं यहाँ पे जो बाहर से पढ़ाई करने आने वाले हैं उनको आराम से रहने दूंगा। जबकि जैसे दर्शन साहब ने बताया कि एक बड़ी इकोनॉमी है उस पूरी पढ़ाई लिखाई की, और दुनिया भर से छात्र अमेरिका पहुंचते हैं, उसमें भारतीयों की बड़ी संख्या है, 3 लाख से ज़्यादा बच्चे पहुंचे हुए एकेडमिक सेशन 24 में। तो ऐसा करके किसका फायदा है? तो विपिन जी मैं देखिए, बताऊं। हाँ, महापवित्र जी से ये सवाल है, फिर मैं आ रहा हूं दर्शन जी आपके पास। ओके ओके। इसमें फायदा तो जैसे कि है, शायद वो चाह रहे हैं कि जो लोकल यूएस लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, जॉब्स मिले, जो कि खतरे में रहता था फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से। तो जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम होंगे तो जॉब्स ईजर रहेंगे फॉर लोकल अमेरिकन स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स, हम्म। जिनसे उनको हेल्प, वोट बैंक में हेल्प मिलेगा इलेक्शन में। जी 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 जी, दर्शन आप कुछ कह रहे थे? यस सर, मेरा कहना एक ही है कि ये जो आप बोल रहे हो कि डिपोटेशन आ रहा है, वो डिपोटेशन उन्हीं बच्चों का आ रहा है जो कुछ वहां पे गलत कर रहे हैं, जो ड्रग्स के मामले में फंसे हुए हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं। तो कोई भी कंट्री अपने आप को सेफ तो रखना ही चाहिएगी, क्योंकि सेफ नहीं रखेगी तो प्रॉब्लम तो आने ही वाला है। तो ट्रम्प सरकार ने एक डर का माहौल बना के रखा तो है, लेकिन वो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए अच्छा भी है, बिकॉज उनकी कंट्री के लिए वो अच्छा ही सोच रहे हैं। और जो भी बच्चे जैसे वायोलेशन एक्टिविटी वहां पे हो रही है, प्रोटेस्ट होते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली उन्होंने सेविस टर्मिनेशन करके इंडिया वापस जाने या अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में वापस जाने का फरमान भी दे दिया है। तो आई थिंक मेरे इन नटशेल व्हाट आई वुड लाइक टू से कि जो भी स्टूडेंट यूएसए जाके अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहता है, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है अच्छी तरह से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज जब मैं पढ़ाई करने के लिए गया था तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन थे, लेकिन इतने हैवीली नहीं थे। लेकिन हम डरते तो थे कि कुछ गलत नहीं हो जाए तो ये लोग हमको डिपोर्ट नहीं करने। लेकिन आई थिंक मेरे को लग रहा है कि ये रूल्स की वजह से बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट है इंडिया और दूसरी कंट्री से, कि जो समझते थे कि कोई भी रूल्स को हम सीरियसली नहीं लेंगे तो वो सीरियसली लेने लगेंगे और उनको ही बेनिफिट होगा। तो अब ऐसे में महापवित्र साहब, इन विदेशी स्टूडेंट या मैं कहूँ इंडियन स्टूडेंट के लिए वहाँ ऑप्शन क्या बचते हैं इस समय? वो क्या करें? एक तरफ है कि चलिए वो एक डर का माहौल बना दिया कि हम ओपीटी हटा लेंगे, ये वो बिल ले आए। दूसरी तरफ आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको नोटिस भेज रहे हो, उनके वीज़ा को कैंसिल कर रहे हो। क्या करेंगे वहाँ पे फिर इंडियन स्टूडेंट? देखिए, अभी रिसेंटली वापस सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है कि इस एक्ट से अभी भी स्टूडेंट्स को इमिडिएटली वापस कंट्री छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो फिर भी अभी वहाँ पे यूएस में स्टे बैक करके लीगल रेमेडी हेल्प ले सकते हैं, जिसके लिए वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे एक्सटेंड कर सके अपने वीजा और उनको उनके लिए सोल्यूशंस निकाल सके। तो दर्शन, अभी जैसे कुछ और भी देश है, फॉर एग्जांपल यूके में भी ऑलमोस्ट इसी तरह के रूल्स हैं, जहां पर आपको पढ़ाई करना है और उसके बाद वहां रुकने के ऑप्शंस नहीं है। मतलब ऐसे ऑप्शंस नहीं है आपको कि आप रुके और नौकरी ढूंढें। पढ़ते पढ़ते मिल गई, दैट इट्स अ डिफरेंट थिंग। कैंपस ही इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो क्या अब अमेरिका भी उसी राह पे जाना चाह रहा है? नहीं, अमेरिका में तो पहले से ही ऐसा ही था कि अमेरिका में तो पहले से स्टेम कोर्स के अंदर जैसे 1 साल की ओपीटी थी, फिर 2 ईयर का एक्सटेंशन मिल रहा था। तो अमेरिका तो पहले से वर्क परमिट दे ही रही है, और डिपेंड उसके बाद H1B होता है और फोर विल बी द फर्दर प्रोसेस जब ग्रीन कार्ड का होता है। यूके के अंदर जनरली होता है कि 1 साल की पढ़ाई के बाद 2 साल की वर्क परमिट होती है, उनके बाद पीआर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन यूएस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ज्यादातर स्टेम कोर्सेज से बात करें तो आने वाला जो फ्यूचर है हम बात करें तो वो ज्यादातर स्टेम के टूवर्ड्स है। तो स्टेम का जो रिसर्च चल रहा है वो यूएस अभी सबसे आगे है। तो आई थिंक मेरे को मरते नजर ऐसा लग रहा है कि स्टेम की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और उनको वर्क परमिट में ज्यादा सहायता भी मिल सकती है, बिकॉज आप देख रहे हो कि इलॉन मस्क भी H1B को सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक जो इलॉन मस्क का विजन था ट्रम्प 2.0 के अंदर, ट्रम्प ने भी बताया कि इलीगल इमिग्रेंट के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे, लीगल इमिग्रेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अब डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि स्टेम में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, H1B के शायद कोटा भी बढ़ सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है।
तो इस समय दर्शन भाई, मुझे अगर कोई आइडिया हो आपको तो बताओ कि जैसे कह रहे 3 लाख स्टूडेंट हैं, उसमें से करीब 1 लाख को तो ओटीपी की पात्रता मिल सकती है, बट अदरवाइज वहां पे स्टूडेंट कैसे करते हैं? वैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो छोटे मोटे जॉब्स करते ही रहते हैं कि आपने मैकडी में जॉब कर लिया, आपने वहां पे किसी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब कर लिया, बट अदरवाइज क्या कोई आंकड़ा, क्या कोई नंबर है जिससे हम ये बता सके कि कितने लोग वहां पर पढ़ाई करते हैं फिर रुकते हैं? अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू इसमें ये भी आता है कि बड़े हेफ्टी लोन्स लेके जाते हैं, बहुत बहुत महंगी है वहां की पढ़ाई, तो आपको चुकाने के लिए थोड़ा वहां अमेरिका डॉलर कमाना पड़ता है ताकि आप अपने लोन को थोड़ा हल्का कर पाओ। तो विपिन जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूएस के अंदर ऑफ कैंपस एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप ऑन कैंपस ही काम कर सकते हो। ऑन कैंपस में आपको ऑन कैंपस कोई भी वहां पे फूड कोर्ट है उसके अंदर या प्रोफेसर के अंदर जीटीए, जीआरए, रिसर्च असिस्टेंटशिप कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं, तो उनको जीटीए, जीआरए की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आई थिंक हमने देखा है कि 40% स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, 60% स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। 60% स्टूडेंट में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में स्ट्रगल करते हैं फॉर ऑन कैंपस जॉब, लेकिन सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से उनको ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है। और बहुत सारे ऐसे छात्र जो बहुत ही इंटेलिजेंट है उनको तो पूरी साल की फीस भी वेवर हो जाती है, बिकॉज उनको जीटीए और जीआरए और रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल जाती है। तो जो भी स्टूडेंट यूएस जाना चाहते हैं उनको ऑन ऑफ कैंपस तो अलाउ ही नहीं है। और ट्रम्प 2.0 के अंदर जो आप ऑफ कैंपस जॉब करते हुए किसी ने भी आपको पकड़ लिया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, आपको डेफिनेटली डिपोर्टेशन आएगा। तो ऑफ कैंपस जॉब अलाउ नहीं है, जस्ट ऑन कैंपस जॉब के ऊपर ही फोकस करना है। और जो लोन की बात कर रहे हो, आपने बहुत सही बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट लोन लेके जाते हैं, बिकॉज मिडिल क्लास स्टूडेंट होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जिनको अपनी जिंदगी बनानी होती है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आएगा, बिकॉज उनको 2 साल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है ऑन कैंपस जॉब के अंदर, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ऑन कैंपस, ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम जॉब के अंदर। तो आई थिंक उनको थोड़ा बफरिंग ज्यादा रखना पड़ेगा कि पैसे का थोड़ा इंतजाम थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जिन स्टेम छात्रों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो साइंस का या टेक्नोलॉजी का या इंजीनियरिंग का स्ट्रीम लेके वहाँ पर गए हैं महापवित्र साहब, ऐसे कितने स्टूडेंट होते होंगे और इनको वहाँ पर किस तरह के जॉब्स मिलते हैं अमेरिका में? ये लगभग 50 to 60% स्टूडेंट्स स्टेम में होते हैं यूएस में। तो इनको जैसे कि एनालिस्ट्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, इस टाइप के जॉब्स उनको कंपनीज में वहाँ पे मिलते हैं आफ्टर कोर्स खत्म होने के बाद। ओके, चलिए तो एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अगर अमेरिका में चीज़ें अब मुश्किल हो चली हैं तो कौन से वो देश बचते हैं जहाँ अगर आपको बाहर जाके पढ़ाई करना है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो। अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे आसान देशों में से एक माना जाता था, जहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर काम की, वहाँ पर पढ़ाई कीजिए, फिर वहाँ पर काम कीजिए और एक अच्छी आप अपने करियर की शुरुआत उस देश के साथ कर सकते हैं। बहुत ही हाई ग्रेड किया जा सकता था, लेकिन हाल में समीकरण बहुत तेज़ी से बदले हैं और अमेरिका में मुश्किलात बढ़े हैं। तो क्या इसका जवाब होगा कनाडा, क्या इसका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जहां का रुख अब छात्र कर सकते हैं? एक छोटा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वो ऑप्शंस हम तलाशेंगे कि अगर विदेश में ही पढ़ाई करनी है तो फिर अमेरिका के अलावा और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद विस्तार से इसी पर बात। वेलकम बैक। अमेरिका में पढ़ाई और बढ़ गई है कड़ाई, बहुत मुश्किल हो गया वहाँ पे पढ़ना, क्योंकि अब एक अमेरिकी संसद में ऐसा बिल ले आए हैं जिसके चलते छात्रों के पास अभी जो फैसिलिटी थी कि वो पढ़ाई करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1 साल रुक कर वहाँ पर अपने लिए एक अच्छा सा जॉब ढूंढ सकते थे, लेकिन अब एक बिल लाकर उस मामले को कठिन बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल अभी पास होने से कोसों दूर है, लेकिन पोस्चरिंग ऐसी है कि लोगों के मन में, छात्रों के मन में भय पैदा हो गया है। लोग नौकरियां तलाश रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं और एक हड़कंप सा मचा हुआ है। इसके अलावा स्टेम के छात्र, यानी कि जिन छात्रों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ऐसी स्ट्रीम में वहाँ पढ़ाई करते थे और 2 साल मिलते थे, कुल 3 साल का वक्त मिलता था, उस पर भी तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि छात्रों को, विदेशी छात्रों को, उसमें हर देश का छात्र शामिल है जो कि अमेरिकन नहीं है,
कुछ इस तरह के मामले हो रहे हैं जहां पर अगर उन्होंने कोई अमेरिका में छोटा मोटा अपराध कर दिया है, उसमें सिग्नल तोड़ना, लेन कटिंग करना, ड्रिंक एंड ड्राइव, शॉपलिफ्टिंग जैसी चीज़ें, पेटी क्राइम्स, छोटी छोटी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन उनके नोटिस जा रहे हैं और उनके वीज़ाज भी कैंसिल हो रहे हैं और उन्हें डिपोर्टेशन के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप ये देश छोड़कर जाइए। ऐसे में ब्रेक से पहले हमने समझा कि अमेरिका में इस वक्त हो क्या रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर अमेरिका नहीं तो फिर और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। दर्शन भाई, अगर अमेरिका नहीं तो फिर क्या बचता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या और कोई देश? तो विपिन जी, ऐसे हम देख रहे हैं लास्ट 2 साल के अंदर पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ी हुई है। कनाडा ने भी बहुत सारे नए रूल्स ला लिए हैं, तो आई थिंक स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों कंफ्यूज है अभी कंट्री के लिए। वो सेफ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि जहां पे ऐसा कोई भी सिचुएशन पॉलिटिकल नहीं हो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होनी पड़े मींस फ्यूचर के अंदर। तो अभी यूके है एक बेहतरीन ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यूके में सब अभी तक ऐसे कोई रूल्स और रेगुलेशंस आए नहीं है जो स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जर्मनी का क्रेज जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, बिकॉज जर्मनी इज ऑल्सो वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के साथ भी बहुत अच्छा काम किया है, तो फ्रांस इज ऑल्सो पिकिंग अप। एंड हम एक अलग ही कंट्री देख रहे हैं अभी जो है दुबई। तो दुबई का ट्रेंड हमने लास्ट 6 महीने में बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया से स्टूडेंट है उनका इंटरेस्ट दुबई भी बढ़ा हुआ है, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी है। लेकिन जो कंट्री मैंने आपको बताई पहले, वो कंट्री का इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ रहा है। तो दुबई में दर्शन साहब क्या किस तरह के कोर्स की ऑफरिंग है? क्योंकि दुबई तो बहुत दूर भी नहीं है और एक मतलब काफी हद तक एक इंडियन फीलिंग देने वाली जगह है। यस यस यस। तो दुबई के अंदर अभी देख रहे हैं ना कि बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे यूके की है, यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है, अपने खुद के कैंपसेस उन्होंने डेवलप किए हैं वहां पे नॉलेज पार्क के अंदर, और वहां पे वो सेम कोर्स रन कर रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, सारे कोर्सेज वो दुबई कैंपस में रन कर रहे हैं। और आई थिंक कंस्ट्रक्शन भी एक अच्छा प्रोग्राम है दुबई में, बहुत सारे इंडिया स्टूडेंट ले रहे हैं बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो बूमिंग ओवर देयर। तो आई थिंक ये जितने भी कोर्स मैंने बताए वो सारे कोर्स दुबई के अंदर स्टूडेंट अभी ले रहे हैं और उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू कंट्री। ऑल्सो की सेफ्टी के बारे में दुबई और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, और वेरी एंड ऑल्सो वर्क अपॉर्चुनिटी भी वहां पे थोड़ी ज्यादा है बिकॉज आप फुल टाइम और पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो व्हाइल यू आर स्टडीइंग ओवर देयर। ठीक है। महापौर साहब, आपकी नजर में कौन से देश हैं जहां पर दूसरा ऑप्शंस देखा जा सकता है अगर आपको अमेरिका का एक अल्टरनेट रखना है? अभी जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 3-4 साल में स्टूडेंट्स जो जितने जर्मनी गए हैं वो डबल हो गए हैं इंडिया से। तो अभी बहुत स्टूडेंट्स जर्मनी जा रहे हैं क्योंकि एक तो जर्मनी में पढ़ाई फ्री है, कोई ट्यूशन फी नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, प्लस जर्मनी में आज की डेट में 10 लाख वैकेंसीज हैं, जॉब्स हैं, जो आज की डेट में किसी भी कंट्री में नहीं है। और कोर्स खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को 1.5 साल का वीजा मिलता है स्टे बैक करके जॉब्स करने का। सो इन 3 बेनिफिट्स की वजह से जर्मनी बहुत पॉपुलर हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच। तो महापौर साहब, जर्मनी का जितना मुझे आइडिया है, जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई फीस नहीं लगती, लेकिन शायद आपको फिर जर्मन लैंग्वेज में ही वो कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको शायद जर्मन सीखना जरूरी है। तो जो कोर्सेज फ्री में है वो इंग्लिश मीडियम में भी है और जर्मन लैंग्वेज में भी है। तो स्टूडेंट्स पहले जो जर्मन मीडियम कोर्स में जाते हैं पहले वो जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं और उसके बाद वो पढ़ाई फ्री में करते हैं। और जो जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा फर्क नहीं है, अल्फाबेट सब सेम होते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स इजीली कोप कर लेते हैं जर्मन लैंग्वेज में। ओके। दर्शन साहब, बहुत सारे लोगों को मैंने चाइना का भी रुख करते हुए देखा है, लेकिन क्या वहाँ का मार्केट और वहाँ की परिस्थितियां और वहाँ की चीजें ऐसी हैं कि लोग वहाँ पढ़ना प्रेफर करते हैं? नहीं, चाइना की बात करें तो हमने रिसेंटली देखा है कि चाइना का ऐसा कोई इंप्रूवमेंट दिखा नहीं है और मोमेंटम दिखा नहीं है कि बच्चे लोग जाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट के लिए अभी हमने इंक्वायरी देखी है कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए चाइना स्टूडेंट प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ऐसा कोई इंक्वायरी अभी तक हमने देखी नहीं। अच्छा, एक जमाने में दर्शन भाई यूएसएसआर मतलब रशिया भी बड़ी एक फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करती थी। अभी तो एक वॉर हिट जोन है, लेकिन अगर मैं वॉर को एक तरफ कर दूं तो क्या रशिया आज भी उस तरीके की स्टडी, वैसे मौके, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे वो किसी और क्षेत्र की पढ़ाई हो, उस तरह के ऑफर करता है जहां पर लोग जाएं और उनका इंटरेस्ट बने?
ऐसे तो सर बहुत सारी कंट्री है ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करती है, और सब लोगों को इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए, बिकॉज आने वाले 3 से 5 साल में एजिंग पॉपुलेशन होने वाली है। जो जापान ले लो, पूरी यूरोपियन कंट्री ले लो, रशिया ले लो, सारी जगह पे एजिंग होने वाला है। बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने वाले हैं, उनको यूथ चाहिए, उनको इंडियन मींस इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए। तो रशिया बिकॉज ऑफ वॉर इट्स डिक्लाइनिंग, अदरवाइज एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है मेडिकल स्टूडेंट के लिए और रिसर्च करने वाले स्टूडेंट के लिए। तो 3 या 4 साल के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा रिसर्च भी ऐसा है और डेटा भी बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन all countries, entire world looking at the international student, they are going to open the gate for all international student। because आप जापान की बात करो, जो जापान आने वाले 3 साल में उनके टॉप ऑफ एजिंग पे है, क्योंकि वहां पे फिर यंगस्टर ही नहीं है, बर्थ रेशियो भी रिवर्स हो रहा है। रशिया इज ऑल्सो गोइंग ऑन द सेम सिचुएशन, यूरोपियन कंट्रीज आर हैविंग द सेम सिचुएशन। तो आई थिंक वहां पे जो ऑलरेडी डेवलप चीज है उनको रन करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट ही चाहिए रहेंगे, और वो ही उनकी कंट्री को आगे बढ़ाने में डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक ये 2-3 साल का मामला है जहां पे ये सारी चीज चल रही है, वरना तो बहुत सारी कंट्री एक्सप्लोर करने का टाइम आ जाएगा, जहां पे जापान भी लीड कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो चाइना भी एक अपकमिंग फील्ड है आने वाले 5 से 6 साल के बाद, और रशिया तो है ही, बिकॉज रशिया में एजिंग पॉपुलेशन भी ज्यादा है। जी क्विकली महापवित्र साहब, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी बड़े, और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया हो तो अमेरिका के छोटे भाई की तरह दिखता भी काफी कुछ वैसा ही है, और वहां पे भी काफी स्टूडेंट इंडिया से जाते हैं। वो ऑप्शन अभी भी अट्रैक्टिव है? देखिए ऑप्शंस तो काफी है आज की डेट में, लेकिन स्टूडेंट्स को मेनली दो चीज देखनी चाहिए जो उनके लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट रहते हैं। कि एक फैक्टर है कि जॉब्स, अल्टीमेटली जो भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं, हर आदमी मोस्टली चाहते हैं कि वहां पे स्टे बैक कर सके और वर्क कर सके। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा नौकरियां, वैकेंसीज जर्मनी में है। जो 10 लाख वैकेंसीज हैं वो और किसी कंट्री में नहीं है आज की डेट में। और ये जो जॉब्स की वैकेंसीज हैं ये वहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ किस तरह की वैकेंसीज हैं महापवित्र साहब ये? वहाँ पे हर फील्ड में है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आईटी, हेल्थ केयर, डॉक्टर्स, नर्सेस, हर फील्ड में वहाँ पे 10 लाख वैकेंसीज हैं जो हर साल बढ़ती जा रही है। बिकॉज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन है जर्मनी में, इस वजह से वहाँ पे वैकेंसीज बढ़ती जा रही है जर्मनी। ठीक है, तो चलिए अमेरिका से अगर मामला दरवाजे बंद होते हैं, दरवाजे बंद होने जैसी बात तो नहीं है, लेकिन दरवाजे थोड़े से टाइट हो जाते हैं, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा सा जरा व्यवहार में सख्ती आती है, कुछ नियमों में अगर बदलाव होता है, तो जैसा दर्शन जी और महापवित्र जी कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट दुनिया का हर देश जिसके साथ थोड़ी एजिंग पॉपुलेशन की इश्यूज हैं और भी थोड़ी, वो सब अपने दरवाजे खोल के तैयार हैं। जर्मनी का भी जिक्र आ रहा है कि 10 लाख वैकेंसीज हैं, फ्री एजुकेशन है। जापान जैसा देश है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो एक कॉमन डेस्टिनेशन है, कनाडा लोग जाते रहे हैं, यूके है और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इस समय बिल्कुल दिल खोल के आपका स्वागत कर रही हैं कि आप जाएं और वहाँ पर पढ़ें, और उनके नियम भी आसान है। तो एक अमेरिका से ज़रूर एक थोड़ा मोहभंग होगा, क्योंकि वो एक अमेरिकन ड्रीम सबके मन में रहता है कि वहाँ जाना है, वहाँ पढ़ना है, लेकिन अगर वहाँ नियम आपके फेवर में नहीं है तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।